हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th भारतीय वन बुक का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु का लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम कुल 20 लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर किए थे। आज की इस वीडियो में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर ले, ताकि मैं जो कुछ भी वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ए, बी और सी तीन तत्व हैं जिनकी परमाणु संख्या क्रमशः 8, 10 और 20 है। इनमें अक्रिय गैस की पहचान करें। तो तीन तत्व ए, बी और सी है। ए की परमाणु संख्या है 8 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 है। बी की परमाणु संख्या है 10 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 है। सी की परमाणु संख्या 20 है और जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 है। तो अक्रिय गैस का पहचान क्या होता है कि उसका अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी अष्टक पूर्ण होता है। तो बी तत्व जो है उसका अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका अष्टक पूर्ण है, जिस कारण से बी तत्व जो है वह एक अक्रिय गैस है। तो लिखा है कि इन तीनों तत्वों में से बी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट होता है कि इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अष्टक पूर्ण होने के कारण बी अक्रिय गैस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 है। इसकी संयोजकता ज्ञात करें। संयोजकता किसे कहते हैं? कोई भी तत्व अपना अंतिम कक्षा में चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए, यानी अष्टक पूर्ण हो जाए। इसके लिए वह दूसरे तत्व से या परमाणु से जितना भी इलेक्ट्रॉन लेता है या अपने पास से जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उसे ही हम लोग संयोजकता कहते हैं। यानी कोई भी तत्व अपना अष्टक को पूर्ण करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या ग्रहण करता है, उसे हम लोग संयोजकता कहते हैं। तो ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वह 2 और 6 है। इसके अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए इसे और 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए इसकी संयोजकता 2 है। कितनी है संयोजकता? 2 है, क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए इसकी संयोजकता 2 है। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 23 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में वैद्युत संयोजक और सहसंयोजक यौगिक का चयन करें। तो पहला है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कैसा यौगिक है? तो सहसंयोजक यौगिक है, यानी साझा करने वाला है। तो ग्लूकोज कैसा यौगिक है? सहसंयोजक। पोटेशियम क्लोराइड क्या है? वैदिक संयोजक। फिर तीसरा है एसिटिलीन क्या है? तो सहसंयोजक यौगिक है। चौथा है यूरिया का है, तो सहसंयोजक यौगिक है। फिर है कॉपर सल्फेट, ये वैद्युत संयोजक यौगिक है, यानी वैदिक संयोजक को हम आयनिक यौगिक भी बोलते हैं। तो कॉपर सल्फेट कैसा यौगिक है? आयनिक या वैद्युत संयोजक यौगिक। कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसा यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक। अमोनिया क्लोराइड कैसा यौगिक है? आयनिक यौगिक या वैदिक सहसंयोजक यौगिक। वैदिक सहसंयोजक यौगिक को ही हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 है कि जल में विलेय 2 सहसंयोजक यौगिकों के नाम लिखे, यानी वे सहसंयोजक यौगिक जो जल में घुल जाते हैं उनका नाम लिखना है। तो आंसर है कि जल में विलेय 2 सहसंयोजक यौगिक के नाम यूरिया और चीनी है। यूरिया और चीनी जो है वह सहसंयोजक यौगिक है जो जल में घुल जाते हैं, यानी ऐसे सहसंयोजक यौगिक जो जल में विलय हो जाते हैं वह है यूरिया और चीनी। अब अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। मैग्नेट में एक अचुंबकीय पदार्थ मिश्रित है, इसे अलग करने की क्वेश्चन है कि मैग्नेटाइट में एक अचुंबकीय पदार्थ मिश्रित है, इसे अलग करने की एक विधि का उल्लेख करें। आंसर है कि मैग्नेटाइट में एक अचुंबकीय पदार्थ मिश्रित है, इसे चुंबकीय पृथक्करण विधि से अलग करेंगे। किससे? चुंबकीय पृथक्करण विधि से। इसमें दो बेलनों पर तनी हुई पट्टी पर अयस्क को चूर्ण करके गिराते हैं। इसमें एक बेलन चुंबक का बना होता है, जब पट्टी को तेजी से घुमाया जाता है तो अयस्क चुंबकीय बेलन के पास, तो क्या होता है, अयस्क जो होता है वह चुंबकीय बेलन के पास गिरता है और अशुद्धियाँ थोड़ी दूर पर गिरती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। तो मैग्नेटाइट में एक अचुंबकीय पदार्थ मिश्रित है, इसको अलग किससे करेंगे? तो चुंबकीय पृथक्करण विधि से। चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होता है? तो इसमें देखिए चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या होता है कि 2 बेलनाकार गोला जैसा वृत्त जैसा पट्टी होता है, जिस पर हम एक पट्टी लगा देते हैं, और जब हम इसको घुमाते हैं तो ये इस पट्टी के साथ ये भी जुड़ा होता है, जिस कारण ये भी घूमने लगता है।
एक लोहा का होता है, ये लोहा का, और ये चुंबक का होता है। जब हम इस पर चूर्ण को गिराते हैं, जब हम इस पट्टी पर अयस्क को गिराते हैं, यानी चूर्ण को, मतलब चूर्ण को, अयस्क के चूर्ण को गिराते हैं, तो ये जब घूमता है पट्टी तो इस तरह आगे की ओर बढ़ता है। तो इस तरह बढ़ते बढ़ते जो होता है ये चुंबक होता है, जिस कारण जब ये यहाँ पर अयस्क आता है तो अयस्क अपने तरफ खींच लेता है, और खींचते हुए यहाँ जब छूटता है तो यहाँ पर अयस्क को गिरा देता है यहाँ पर। और जो इसमें अशुद्धियाँ होती है, अशुद्धियाँ वो यहाँ पर बगल में थोड़ा सा गिर जाती है। तो यही है चुंबकीय पृथक्करण विधि की, एक लोहा का गोला और एक चुंबक का गोला होता है, और इस पर एक पट्टी लगा दी जाती है जो कि तनी हुई होती है, और इस पर जब हम चूर्ण को गिराते हैं तो इसमें जो अयस्क जो होता है वह चुंबक के सहायता से यहाँ तक आके अलग गिर जाता है, और अशुद्धियाँ यहीं से गिर जाती है अलग, जिससे अशुद्धि अलग हो जाती है और अयस्क भी अलग होता है, और हम अयस्क को फिर छान लेते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भर्जन क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। आंसर है कि सांद्रित अयस्क को वायु की पर्याप्त मात्रा में अयस्क के द्रवणांक से कम ताप पर तीव्रता से गर्म करने की प्रक्रिया को ही भर्जन या जारण कहते हैं। तो भर्जन का एक नाम दूसरा है जारण। तो भर्जन या जारण क्या होता है आपको समझ में आएगा कि जब हम सांद्रित अयस्क को वायु की पर्याप्त मात्रा में अयस्क के द्रवणांक से कम ताप पर, अयस्क के द्रवणांक से कम ताप पर जब हम तीव्रता से गर्म करते हैं तो गर्म करने की प्रक्रिया को ही भर्जन या जारण कहते हैं। इससे वाष्पशील अशुद्धियाँ तथा अन्य अपद्रव्य जो होते हैं वह ऑक्सीकृत होकर वाष्प रूप में बाहर निकल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, जब जिंक ब्लेड को भर्जित किया जाता है तो करने पर जिंक ऑक्साइड बनता है और SO2 बाहर निकल जाता है। देखिए, जब हम जिंक ब्लेड को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में जब भर्जित करते हैं तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड बनता है, और SO2 जो गैस होता है वह मुक्त हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 27 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन है कि प्रगलन में गालक की क्या भूमिका होती है। प्रगलन में गालक की क्या भूमिका होती है, तो आंसर है कि धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके उसे धातु में परिवर्तित किया जाता है। किसके साथ गर्म करके, तो कोक के साथ धातु के ऑक्साइड को गर्म करके उसे धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ही प्रगलन कहलाती है। प्रगलन में गालक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इससे अयस्क जहाँ द्रवित अवस्था में आता है, क्या होता है, इससे जो अयस्क जो होता है जहाँ द्रवित अवस्था में आता है वहीं उसका ऑक्साइड अलग होकर धातु बन जाता है, और जिससे हमें धातु की प्राप्ति हो जाती है। तो यही प्रगलन में गालक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिससे हमें धातु की प्राप्ति हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन 28 है कि सोडियम को केरोसिन में क्यों डुबाकर रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन में क्यों डुबाकर रखा जाता है, तो आंसर है कि सोडियम एक अति क्रियाशील तत्व है जो कमरे के ताप पर ही ऑक्सीजन से संयोग करके सोडियम मोनोऑक्साइड बना लेता है। देखिए, जब सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर Na2 यानी सोडियम मोनोऑक्साइड बनता है, और इसे जब जल में रखते हैं तो जल में रखने से यह जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। हमने दिया है कि जब सोडियम को जल से अभिक्रिया किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और SO2 गैस मुक्त करता है। यानी यह जो सोडियम होता है यह कार्बनिक विलायक जिसे केरोसिन से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। तो क्वेश्चन था कि सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो देखिए, साधारण भाषा में बात करें तो सोडियम एक अति क्रियाशील तत्व है जो इसे बाहर रखने पर यह वायु से अभिक्रिया कर लेता है साधारण ताप पर, और फिर इसे जल में रखने पर यह जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, यानी बहुत ही अति क्रियाशील तत्व है। इसलिए इसे केरोसिन में डुबाया जाता है, क्योंकि यह केरोसिन में जब डुबाया जाता है तो यह किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, यानी केरोसिन से भी अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, धातुओं के संक्षारण से आप क्या समझते हैं। 29 क्वेश्चन है कि धातुओं के संक्षारण से आप क्या समझते हैं। तो धातु की सतह पर वायु की ऑक्सीजन, CO2, जलवाष्प, SO2 और H2S आदि की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु का क्षय होना ही धातु का संक्षारण कहलाता है। तो धातुओं के संक्षारण से आप क्या समझते हैं। तो संक्षारण का अर्थ होता है यानी मूर्छा लगना है। जब देखते हैं कि लोहे पर भी मूर्छा लग जाता है जिस कारण उसका
लाल भूरा रंग का हो जाता है कलर। तो देखिए धातु की जब सतह पर वायु में जो उपस्थित ऑक्सीजन होता है, फिर CO2 और जलवाष्प SO2 और H2S इत्यादि की अभिक्रिया के कारण धातु का क्षय होना ही धातुओं का संक्षारण कहलाता है। यानी धातु की सतह पर जब इन सब ऑक्सीजन, CO2, जलवाष्प SO2 और H2S के कारण जब अभिक्रिया होती है तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप ही धातु क्षय होने लगता है और इस धातु का क्षय होना ही धातुओं का संक्षारण कहलाता है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है कि धातुओं के शोधन की एक विधि का वर्णन करें। धातुओं के शोधन की एक विधि का वर्णन करें। तो आंसर है कि धातुओं के शोधन के लिए वैद्युत अपघटनी विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें एक पात्र में वैद्युत अपघटन विधि में एक पात्र में जिस धातु को शुद्ध करना होता है, यानी तांबा, जिंक, एल्युमिनियम इत्यादि, उसे एनोड रूप में लेते हैं। यानी वैद्युत अपघटन प्रक्रिया में जिस धातु को शुद्ध किया जाता है उसे एक पात्र में एनोड के रूप में लेते हैं और धातु के पतला छड़ को कैथोड के रूप में लेते हैं। धातु का लवण वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अशुद्धियाँ विलयन में ही रह जाती है और शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाती है। यहाँ पर हमने वैद्युत अपघटनी विधि का उपयोग किया है और इसी का वर्णन किया है कि जब हम वैद्युत अपघटनी विधि का उपयोग करते हैं तो इसमें जब हम धातु को शुद्ध किया जाता है तो जिस धातु को शुद्ध किया जाता है उसे एक पात्र में एनोड के रूप में लेते हैं तथा एक पतला छड़ को कैथोड के रूप में लेते हैं। धातु का लवण वैद्युत अपघटन का कार्य करता है जिस कारण विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अशुद्धियाँ विलयन में ही रह जाती है और शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाता है। नंबर 31 है कि मिश्र धातु क्या है कि नहीं। दो मिश्र धातुओं के नाम और उपयोग लिखे। आंसर है कि जब हम दो या दो से अधिक धातुओं को अथवा एक धातु और एक अधातु का समांग मिश्रण बनाते हैं तो वही मिश्र धातु कहलाता है। दो मिश्र धातु का नाम एवं उपयोग निम्नलिखित है। पहला है पीतल। पीतल जो होता है वह कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है जिसमें कॉपर 80% और जिंक 20% होता है। इसका उपयोग बर्तन, पाइप एवं कारतूस बनाने में होता है। फिर दूसरा है कि सोल्डर। सोल्डर जो होता है वह टिन और लेड का मिश्रण होता है जिसमें टिन जो होता है, टिन का संकेत Sn होता है और यह 50% होता है तथा लेड का संकेत Pb होता है, यह भी 50% होता है। इन दोनों के मिश्रण के कारण ही सोल्डर बनता है और इसका उपयोग जो होता है वह विद्युत तारों को जोड़ने में किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन 32 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि लोहा एवं तांबा के दो अयस्कों के नाम लिखे। तो आंसर है कि लोहा के दो अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है और एवं तांबा का दो अयस्क कॉपर, पाइराइट और एवं मैलेकाइट है। तो देखिए लोहा का जो होता है वह 3 अयस्क होता है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और एक होता है सिडेराइट। तो हमें दो अयस्कों के नाम ही बताना था। तो लोहा के दो अयस्क हुए हेमाटाइट और मैग्नेटाइट तथा तांबा का अयस्क जो कॉपर, पाइराइट एवं मैलेकाइट है। फिर है 33 नंबर के धातु कर्म किसे कहते हैं। तो देखिए अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण एवं उनके शोधन की प्रक्रिया ही धातु कर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण एवं उनके शोधन की प्रक्रिया ही धातु कर्म कहलाती है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर। सोडियम धातु के निष्कर्षण का सिद्धांत लिखे। आंसर है कि सोडियम धातु के प्राप्ति डाउन की विधि द्वारा द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है। तो सोडियम धातु के निष्कर्षण का सिद्धांत लिखना है। तो आंसर है कि जब हम सोडियम धातु की प्राप्ति करते हैं तो उसके लिए हम डाउन विधि का प्रयोग करते हैं और डाउन विधि द्वारा द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन कराते हैं और कराने के बाद प्राप्त किया जाता है। सोडियम क्लोराइड के द्रव्यंक को कम करने के लिए इसमें थोड़ा कैल्शियम क्लोराइड मिश्रित किया जाता है। देखिए तो सोडियम धातु के निष्कर्षण का सिद्धांत यहाँ पर लिखा गया है कि सोडियम धातु की प्राप्ति डाउन की विधि द्वारा द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन कराने से प्राप्त होता है। सोडियम क्लोराइड के द्रव्यंक को कम करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा कैल्शियम क्लोराइड मिश्रित करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि किसी औरत ने अपने गंदे एवं पुराने सोना के आभूषण को स्वच्छ एवं चमकीला बनाने के लिए एक स्वर्णकार को दिया। स्वर्णकार ने उन आभूषणों को एक द्रव में डालकर उन्हें चमकीला बना दिया किंतु उन आभूषणों का भार पहले से कम हो गया। क्या आप बताएंगे कि वह कौन सा द्रव था तथा ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए इसका आंसर है कि स्वर्णकार ने सोने के आभूषण को अम्लराज में डाला था। किसमें डाला था? अम्लराज में डाला था। अम्लराज HCl एवं HNO3 को कहा जाता है। अम्लराज जो होता है वह HCl और HNO3 के मिश्रण को कहा जाता है। इसका मिश्रण का अनुपात 3:1 होता है जो सोना जैसे धातुओं को गलाने की क्षमता रखता है। इसी कारण से आभूषण का भार जो होता है वह पहले से कम हो गया।
तो आपको समझ में आया कि वह स्वर्णकार जो था वह आभूषण को अम्लराज में डुबाया, जिस कारण वह धातु यानी सोने जैसे धातु को भी गलाने की क्षमता रखता है, जिस कारण से उसका भार जो होता है वह पहले के अनुसार कम हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है कि एल्यूमिनोथर्मिक विधि क्या है। एल्यूमिनोथर्मिक विधि क्या है? तो कुछ धातु का ऑक्साइड कार्बन द्वारा अवकृत नहीं किए जा सकते, क्योंकि कार्बन के साथ ये उच्च ताप पर कार्बाइड बना लेते हैं। क्या होते हैं हम? ये कार्बन के साथ उच्च ताप पर कार्बाइड बना लेते हैं। ऐसे धातु का अवकरण एल्युमिनियम के द्वारा कराते हैं। इस प्रक्रिया को ही एल्यूमिनोथर्मिक विधि कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा कि कुछ धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कार्बन द्वारा अवकृत नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि ये कार्बन के साथ उच्च ताप पर कार्बाइड बना लेते हैं। ऐसे धातु का अवकरण जो होता है वो एल्युमिनियम के द्वारा कराते हैं। इस प्रक्रिया को एल्यूमिनोथर्मिक विधि कहा जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है Cr2O3 जब हम अभिक्रिया कराते हैं एल्युमिनियम के साथ तो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है और प्लस क्रोमियम बनता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 37 नंबर है कि पीतल एवं कांसे के अवयव तत्व बताएं। पीतल एवं कांसे के अवयव तत्व बताएं। तो आंसर है कि पीतल का अवयव जो है वह कॉपर और जिंक है, जिसमें कॉपर 80% और जिंक 20% होता है, तथा कांसा का जो अवयव है वह कॉपर है और टीन है, जिसमें कॉपर 90% होता है और टीन 10% होता है। तो अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। दो ऐसी धातुओं के नाम लिखें जो ठंडे जल से अति तीव्र अभिक्रिया करती है। ऐसी किसी धातु को जल में डालने पर अवलोकित कोई 3 प्रेक्षण लिखना है। यदि अभिक्रिया में कोई गैस उत्पन्न होती है तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे? आंसर है कि 2 ऐसी धातु का नाम सोडियम और पोटेशियम है, जो ठंडे जल से अति तीव्र अभिक्रिया करती है। सोडियम को जल में डालने पर 3 प्रेक्षण निम्नलिखित प्राप्त होता है। पहला प्राप्त होता है कि अभिक्रिया तेजी से होती है। दूसरा प्राप्त होता है कि अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा उत्पन्न होने से जल गर्म हो जाता है। और तीसरा प्राप्त होता है कि इससे गैस के बुलबुले बनते हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलते हैं, अतः यह गैस हाइड्रोजन है। यहाँ पर अभिक्रिया को दर्शाया गया है कि जब हम सोडियम को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना है। आज हमने सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर कर लिया। अगले वाले वीडियो में हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का आंसर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जो कुछ भी वीडियो बनाता रहूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँचता रहे। और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें।